नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई न्यूज़ और डेली क्विज मिलती रहती है और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फ्लेवर सेवर किसकी उन्नत किस्म है, यानी फ्लेवर सेवर है वो किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर ए आलू, बी नंबर टमाटर, सी नंबर बैंगन और डी नंबर धान। तो अगर बात करें इसके क्वेश्चन के उत्तर की तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि फ्लेवर सेवर है वो किसकी एक किस्म है, टमाटर की एक किस्म है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। टमाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगर बात करूं दोस्तों, 100 ग्राम टमाटर में उपस्थित लाइकोपीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 ग्राम होती है। कितनी होती है, 25 से 30 ग्राम। टमाटर में उपस्थित जहरीला तत्व कौन सा होता है, यानी जहरीले तत्व की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, टोमेटोटीन होता है। अगर एक हेक्टर में क्या है, हमें फसल लेनी है तो उसके लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो टमाटर की अगर 1 हेक्टर में हमें फसल उगानी है तो उसके लिए 100 से 125 वर्ग मीटर क्षेत्र में हमें नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा बात करें बीज दर की, टमाटर की बीज दर की बात करें, टमाटर की सामान्य बीज दर होती है वो कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम होती है। यानी टमाटर की सामान्य बीज दर होती है वो कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम होती है। वहीं अगर बात करें किसकी, हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड धान की जो अगर बात करें तो हाइब्रिड टमाटर की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 150 ग्राम होती है। टमाटर की नर्सरी में लगने वाला मुख्य रोग होता है वो कौन सा होता है, डंपिंग ऑफ यानी आर्द्र गलन रोग लगता है। तो ये टमाटर के बारे में मुख्य तत्व है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है कि लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए लाइकोपीन बनने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य मुख्य गैस है, यानी बायोगैस के अंदर अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अलावा और कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें तो इसका यानी कि मीथेन होती है, जो मुख्य अन्य गैस होती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें, बायोगैस एक उभरता हुआ नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है जिसमें एनएरोबिक परिस्थितियों में जीवाणु, एनएरोबिक का मतलब है अवायवीय, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के। एनएरोबिक का मतलब क्या है, अवायवीय, यानी कि बिना ऑक्सीजन की परिस्थितियों में जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्षरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या है, गला सड़ाकर इसे प्राप्त किया जाता है। बायोगैस के प्रमुख घटक की बात करें तो वो कौन सा होता है, मीथेन होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है, मीथेन। बायोगैस में आमतौर लगभग 50 से 70% मीथेन CH4, 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हाइड्रोजन होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जल वाष्प होता है यानी H2O, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत होता है और अमोनिया जैसे अन्य गैस से मिलकर क्या है, बायोगैस का निर्माण होता है। और इसके अंदर यानी कि ये मुख्य घटक कौन सा होता है, मीथेन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कपास की लीफ करल वायरस रोग का वाहक होता है, यानी कि कपास का जो लीफ करल वायरस होता है उस रोग को वाहक या वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक होता है जो यानी कि रोग फैलाने का काम करता है, ठीक है। जैसे यानी लीफ कर्ल है, इस रोग को फैलाने का काम कौन कर रहा है, वायरस कर रहा है। तो ये तो इसको क्या है, यानी कि इस रोग होने का कारण होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। वेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कपास का पौधा और दूसरा ये, तो इस कपास के पौधे में अगर रोग है तो वो इसको यहाँ तक पहुँचाने का जो काम कर रहा है वो कौन होता है, वेक्टर होता है, वाहक होता है। तो यानी कि वो कौन सा होता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि कपास के लीफ कर्ल रोग का जो वाहक होता है वो क्या होता है, एफिड होता है। तो ये एफिड काम करता है, कौन करता है, एफिड ये काम करता है। कपास के बारे में कुछ फैक्ट और आपको याद रखना है। कपास की फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी होती है, मालवेसी होती है। आपको दोस्तों इसके साथ में ये भी याद रखना है, जो भिंडी होती है यानी ओकरा की फैमिली होती है वो भी कौन सी होती है, मालवेसी होती है। तो कपास और भिंडी दोनों की फैमिली कौन सी होती है, मालवेसी होती है। उसके अलावा कॉटन सीड के अंदर यानी कि
15 से 25% तेल की मात्रा पाई जाती है। और कपास की एक बेल का वजन होता है वो कितना होता है? 170 किलोग्राम। ये कुछ फैक्ट है जो क्या है कपास के बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बेल होती है और इस एक बेल का वजन होता है वो कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। दोस्तों आपको क्या है कमेंट में बताना है जूट की जो बेल होती है उसका वजन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना हुआ ब्राउन बॉक्स डॉट दर्शाता है, यानी कि खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे लेकर आते हैं उनके ऊपर क्या है ब्राउन कलर का एक बॉक्स बना होता है। आपने देखा होगा कई डिब्बों पर रेड कलर का बना होता है, कई डिब्बों पर क्या है ग्रीन कलर का बॉक्स बना होता है और ब्राउन कलर का बना होता है। तो जो ब्राउन कलर का बॉक्स डॉट बना होता है वो क्या उत्पाद दिखाता है? यानी कि अंडों से बना उत्पाद है, शुद्ध शाकाहारी उत्पाद है, मांस एवं पशु जनित उत्पाद है या जैविक जनित। तो याद रखना है यानी कि ब्राउन बॉक्स होता है वो क्या है जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। अगर किसी कोई भी आप क्या है खाद्य पदार्थ लेके आते हो उसके ऊपर क्या है ब्राउन बॉक्स का यानी कि डॉट बना हुआ है तो उसका मतलब है वो जैविक जनित उत्पाद है। वहीं अगर क्या है रेड कलर से है तो वो क्या है नॉन वेज है, और अगर क्या है ग्रीन कलर से बना हुआ है उसका मतलब है वो वेज है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के कौन से भागों में बोरोन की कमी दर्ज की गई है? तटीय क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र में और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो भारत के यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया गया है बोरोन की कमी दर्ज की गई है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में बोरोन की कमी है। नेक्स्ट है उतेरा कल्टीवेशन मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उतेरा कल्टीवेशन होती क्या है। उतेरा खेती सामान्यतः धान की फसल में की जाती है। धान की फसल की कटाई के 15 से 20 दिन पहले जब बालियां पकने की अवस्था में हो अर्थात अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य के बीच उतेरा फसल के बीज छिड़क दिए जाते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नमी इतनी होनी चाहिए कि बीज गीली मिट्टी में चिपक जाए। देखो सिंपल भाषा में आपको मैं बताना चाहूँ तो होता क्या है, जैसे यानी कि धान की फसल है वो राज्य जहाँ पर ज़्यादातर क्या है धान की फसल की जाती है, जैसे छत्तीसगढ़ है वहाँ पर क्या है इसकी खेती होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है धान काटने से पहले क्या कर देते हैं उसके अंदर यानी कि दूसरी फसल के बीज को छिड़क देते हैं और बाद में क्या है धान की कटाई करते हैं। इतने में यानी कि जो नई फसल है वो क्या है अंकुरित हो जाती है। इसी को हम क्या उतेरा कल्टीवेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका याद रखना कहाँ पर की जाती है? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से की जाती है। उसके अलावा आजकल क्या है बिहार वगैरह में भी की जाती है, परंतु मुख्य रूप से उटेरा कल्टीवेशन है वो कहाँ पर की जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, दलहनी फसलों में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए? सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी, यूरिया, डीएपी और कैन। तो अगर बात करें दलहनी फसलों में बेसल डोज, पहले तो हमें पता होना चाहिए बेसल डोज क्या होता है। बेसल डोज का मतलब है जब हम क्या है बीज की सोविंग करते हैं यानी कि बीजों की बुआई करते हैं उसी समय अगर हम उसको क्या है फसल की बुआई के साथ ही उसको क्या उर्वरक देते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बेसल डोज। इस प्रकार यानी कि उर्वरक देने की जो मेथड होती है, विधि होती है, इसे बेसल डोज कहते हैं, यानी कि फसल की बुआई के साथ ही उर्वरक देना। तो इसमें यानी कि मुख्य रूप से कौन सा दिया जाता है? डीएपी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु मुख्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला मृदा सुधारक है, यानी क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा इनमें से सुधारक काम में लिया जाता है? चूना होता है तो अम्ल होता है, यानी अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका काम में लिया जाता है? चूने को काम में लिया जाता है। तो यानी कि चूना है तो अम्लीय चूना याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्षारीय मृदाओं के लिए किसका यूज करते हैं? जिप्सम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का छित्राकंड यानी लूज समट रोग है वायुजनित, मृदाजनित, जलजनित और बीज जनित। तो यानी कि ये रोग होता है वो क्या होता है? सीड बोर्न होता है, यानी बीज जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डेक्स मिश्रण क्या है? यानी कि बोर्डेक्स मिश्रण है वो क्या है? कवकनाशी है, शाकनाशी है, कीटनाशी है या पीड़कनाशी है? तो बोर्डेक्स मिश्रण होता है वो क्या है? फंगीसाइड होता है, कवकनाशी होता है, यानी कि कवकों को नष्ट करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन की विधि है? स्टूलिंग एक यानी कि प्रवर्धन की विधि है, तो वो किस में काम में ली जाती है? आम, अमरूद, अंगूर और आंवला। तो स्टूलिंग विधि है वो मुख्य रूप से किस में काम में ली जाती है?
अमरूद में यानी कि गुआवा या अमरूद के अंदर ये मुख्य रूप से काम में ली जाती है। कुछ प्रवर्धन विधियों की बात कर लेते हैं। अगर बात करें आम के अंदर मुख्य प्रवर्धन विधि होती है वो कौन सी होती है? वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। अंगूर की बात करें तो कलम यानी हार्डवुड कटिंग होती है। उसके बाद में बात करें पपीता, फालसा, इनमें क्या है? बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बेर की बात करें तो बेर में रिंग बडिंग के द्वारा किया जाता है। केला की बात करें तो सकर्स के द्वारा किया जाता है। आंवला की बात करें तो पेस्ट बडिंग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खजूर में प्रवर्धन होता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, यानी खजूर में प्रवर्धन होता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जालोर सीडलेस किसकी एक किस्म है? अमरूद, अंगूर, बेर और अनार। तो जालोर सीडलेस है वो किसकी किस्म है? अनार की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा केतकी किसकी किस्म है? मूली, फूलगोभी, आलू और बैंगन। तो याद रखना पूसा केतकी किस्म है किसकी है? मूली की है। और पूसा केतकी की एक विशेषता भी होती है, पूसा केतकी किस्म है इसे क्या है? मार्च से अगस्त तक उगाया जा सकता है। सामान्य आपको पता है मूली की बुआई है वो कब की जाती है? सर्दियों में की जाती है, परंतु अगर बात करें तो यानी कि पूसा केतकी किस्म को मार्च से अगस्त तक उगाया जा सकता है। कृषि पर्यवेक्षण में पूछा गया था कि मूली की कौन सी किस्म है जिसे मार्च से अगस्त तक उगा सकते हैं या गर्मियों में उगा सकते हैं, तो वो कौन सी किस्म होती है? पूसा केतकी होती है। और पूसा केतकी की जो जड़ें होती है वो 45 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 45 दिन में। मार्च से अगस्त तक इस किस्म को उगाया जा सकता है और 45 दिन में ये फसल इसकी तैयार हो जाती है पूसा केतकी किस्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? गोला, सेब, मुंडिया और उमरान। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सी? उमरान किस्म होती है जो बेर की के देर से पकने वाली किस्म होती है। गोला होती है ये अगेती किस्म होती है। और मुंडिया के बारे में याद रखना है, इसके फल होते हैं वो कैसे होते हैं? घंटी के आकार के होते हैं। ठीक है, तो मुंडिया के जो फल होते हैं वो घंटी के आकार के होते हैं। आप भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पर्ण आवेदन यानी फोलियर एप्लीकेशन या हम कह सकते हैं पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया का बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से। फोलियर एप्लीकेशन यानी पर्ण आवेदन या पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें याद रखना आपको कितनी होनी चाहिए? 0.5% से कम होनी चाहिए। अगर हम क्या करते हैं फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो यानी कि कितनी होनी चाहिए? 0.5% से कम होनी चाहिए। और सामान्य अगर बात करें, अगर आपको ये पूछ ले कि यूरिया के अंदर बायोरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यूरिया में बायोरेट की मात्रा है वो क्या है? 1.5% से कम होनी चाहिए, 1.5% से कम होनी चाहिए। पर्णीय छिड़काव करते समय 0.5% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में किस फसल की खेती नहीं करनी चाहिए? यानी कि एरिड जो एरिया है उनके अंदर कौन सी फसल की खेती नहीं करनी चाहिए? बेर, खजूर, अनार और चीकू। कृषि पर्यवेक्षक की 2021 की वैकेंसी में पूछा गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा क्या? अनार की खेती नहीं करनी चाहिए। सॉरी, इस क्वेश्चन का उत्तर गलत लगा दिया मैंने, सॉरी। चीकू की, यानी कि किसकी खेती नहीं करनी चाहिए? चीकू की खेती नहीं करनी चाहिए। शुष्क क्षेत्रों में किस फसल की खेती नहीं करनी चाहिए? चीकू की नहीं करनी चाहिए। बेर, खजूर और अनार इनको तो हम क्या है शुष्क क्षेत्रों में लगा सकते हैं। किसकी खेती नहीं की जा सकती? चीकू की, यानी कि सपोटा की खेती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किलो सुपर फॉस्फेट में कितना किलोग्राम फॉस्फोरस प्राप्त होता है? सुपर फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करें तो अगर फॉस्फेट पूछा है इन्होंने 16 किलोग्राम, कितना हो जाएगा? सिंगल एसएसपी होता है, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो 16 किलोग्राम हो जाएगा। अगर डीएसपी होता डबल सुपर फॉस्फेट तो 32 किलोग्राम हो जाता लगभग। ठीक है, अगर डीएपी का पूछता तो डीएपी में फॉस्फोरस होता है वो कितना होता है? 46% होता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने। एसएसपी में 16 किलोग्राम, डीएसपी में 32 किलोग्राम और डीएपी के अंदर कितना होता है? 46 किलोग्राम फॉस्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कुल कितना बीज पौधशाला में बुआई करने के लिए प्राप्त होता है? हमें अगर क्या है मिर्च की फसल लगानी है तो उसके लिए कितना बीज प्राप्त होता है? तो अगर बात करें दोस्तों मिर्च की 1 हेक्टेयर में फसल लेने के लिए हमें कितना 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
ठीक है। इसके अलावा मिर्च के बारे में आपको याद रखना है कि मिर्च के अंदर लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? कैप्सिथीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिथीन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन होता है, वो किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है। कैप्सिसिन के कारण तीखापन, सीन के कारण, कैप्सिथीन के कारण लाल रंग। याद नहीं रहे थीन और सीन में कंफ्यूज हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम मिर्च खाते हैं तो तीखा लगता है, तीखा लगता है तो सी करते हैं, तो सीन क्या हो जाएगा? तीखापन, और कैप्सिथीन क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। डीएपी में नाइट्रोजन, तो डीएपी में फास्फोरस होता है, वो कितना होता है? 46। ये फास्फोरस हो गया। और डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो वो कितनी हो जाएगी? 18। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 18%। यानी डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है? 18 होती है। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है वो 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वो कौन से वर्ष स्थापित किया था? 1905, 1965, 1929, 1949। तो अगर बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना है वो 1965 में की गई थी। उसके बाद में बात करें 1905 में पूसा प्रयोगशाला की स्थापना हुई। 1905 में किसकी स्थापना हुई? पूसा प्रयोगशाला की। 1929 की बात करें, 1929 में किसकी स्थापना हुई? आईसीआर की। 1929 में किसकी स्थापना हुई? आईसीआर की स्थापना हुई। और 1949 में याद रखना है केंद्रीय पोटैटो यानी कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1949 में। तो ये भी आपको याद रखना। 1905 में पूसा, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, 1929 में आईसीआर, 1949 के अंदर क्या है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में, उसकी स्थापना हुई। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।